हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था, मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ पॉलिटी का क्लास लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आज से आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों से जुड़ने जा रहा हूं और आज से हम पॉलिटी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। मैंने अभी कोई सेटअप नहीं किया है। मैं बहुत ही छोटा सा बोर्ड लेकर, क्योंकि आप लोगों से मुझे जल्दी जुड़ना था, तो मैंने एक छोटा सा बोर्ड लेकर और क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं आज से। तो मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि किसी भी प्रकार का वीडियो की क्वालिटी में, ऑडियो की क्वालिटी में या मेरे पढ़ाने की शैली में कोई भी कमी हो, कोई भी त्रुटियां हो, तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर से जरूर बताएं, ताकि मैं आगे से उसमें सुधार कर सकूं। चलिए, क्लास प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम बता दें कि पॉलिटी की जो क्लास होगी, इसमें मैं लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई पुस्तक को फॉलो करूंगा और यह जो लेक्चर होगा वो ग्रुप बी लेवल तक के किसी भी एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। देखिए, पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम लोग इंटरटेन के साथ साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। मेरे जितने भी लेक्चर होंगे बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो और कम समय में ज्यादा चीजों को समझ पाए, सीख पाए। अभी आप लोगों को ज्यादा फोकस करना होगा मेरी आवाज पर, क्योंकि मेरे पास बड़े बोर्ड नहीं है तो मैं उसमें लिख नहीं पाऊंगा। तो कृपया कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज पर फोकस करें और जो भी कमी हो उसको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और मैं उससे सुधार करूंगा 100%। तो देखिए, आज पहला क्लास है, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं। आगे से जो भी क्लास होगी, जो भी लेक्चर्स आएंगे, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर आपको कंटेंट पढ़ाई के ही मिले, क्योंकि लेक्चर छोटा होगा, उसमें ज्यादा अगर बकवास करेंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, है ना। ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगी उसमें, और समय ना हमारे पास है ना आपके पास। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हम सभी के लिए। देखिए, कहते हैं ना कि सफलता किसी को मिल जाने के बाद उसके रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल की सफलता हो। सफल होने के बाद भी इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा का नाम, एक लड़की थी जिसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। उसके पैर बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन उसमें वो एनर्जी और जोश देखिए कि उसने 7 कॉन्टिनेंट के पीक को फतह किया। और मुझे याद है कि शायद 1 या 2 पीक फतह करने के बाद उसने अपने भाषण में एक शायरी वो बोली थी, जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। वो बोली थी कि अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांघा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, मेहनत करते रहेंगे, हम लोग सफल जरूर होंगे, और सफल होने के बाद भी हम नहीं रुकेंगे, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। कीप लर्निंग हाउ टू लिव एज लॉन्ग एज वी हैव टू लिव। सीखते रहना है, जब तक जीना है सीखते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहां से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी का किताब है, उसमें सबसे पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक परिदृश्य दिया गया है। और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ा नहीं, एनसीईआरटी पढ़ा हूं, ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत का पढ़ा हूं, तो पता नहीं बाकी किताबों में पहला चैप्टर क्या है। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम पॉलिटी में भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ज्यादा फोकस संविधान के बारे में ही होगा, और वही है संविधान, ही है हमारा पॉलिटी। तो संविधान के विकास में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है,
उसके बारे में पहले पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका हमारे संविधान के विकास में बहुत ही अहम योगदान है। इसीलिए संविधान का अध्ययन करने से पहले इसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, हम लोग जो ऐतिहासिक परिदृश्य में पढ़ेंगे, 1 सेकंड, वो 1773 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से भारत शासन अधिनियम 1947 ईस्वी तक हम लोग अध्ययन करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। और इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। देखिए, एक 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक, और एक 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। जो 1757 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक जितने भी एक्ट आए, जितने भी रूल बने, वह कंपनी को नियंत्रण करने के लिए बनाए गए। कंपनी बोले तो कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में काफी सुना होगा आप लोगों ने, अभी मैं बताऊंगा, है ना। तो कंपनी के, देख रहे हैं कितना छोटा बोर्ड है कि ये भी नहीं आ रहा है। कंपनी के नियंत्रण के लिए एक्ट आए, रूल बने। और 1858 से 1947 ईस्वी तक जितने भी एक्ट और रूल आए, वो भारत में शासन के लिए आए। हम लोग 1773 से 1947 ईस्वी तक पूरा जितने भी एक्ट आए सारे पढ़ेंगे, जो पॉलिटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये इतिहास का विषय है, इतिहास में भी इस चीजों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो जो पॉलिटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन्हीं चीजों का हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। लेकिन इसका अध्ययन करने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा। और जैसे हमने अभी बात किया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो इसमें 3 चीजें होंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन और भारत में शासन। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग देखेंगे इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कैसे बना, कैसे भारत में इनका विकास हुआ, कैसे इनको बहुत सारे अधिकार मिलते गए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसको मैं मिटा दूं। देखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की रात एक कंपनी का गठन होता है ब्रिटेन में, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी होती है, एक व्यापारिक कंपनी होती है। इसका गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होता है और इसे कॉन्स्टिट्यूट करता है रॉयल एक्ट ऑफ 1600, 1600 ईस्वी का रॉयल एक्ट के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और देखिए, बड़े ही ताज्जुब की बात है, जब इस कंपनी का गठन हुआ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 216 लोग थे। 216 लोगों के द्वारा बनाई गई एक व्यापारिक कंपनी जो भारत में इतने वर्षों तक शासन करेगी, हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 216 लोग, याद रखिएगा, 216 लोगों के द्वारा बनाया गया कंपनी। कैसी कंपनी थी? बस सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक कंपनी। अब देखिए कि इसका नाम ईस्ट इंडिया, ईस्ट क्यों पड़ा? अब आप जानते हैं मैप, ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन से लोग भारत में आ रहे हैं, तो मैप में आप देखेंगे कि ब्रिटेन से भारत का पोजीशन जो है ईस्ट साइड है। इंडियन सी जहां पे व्यापार करने के लिए आएंगे तो वो ईस्ट साइड में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ईस्ट इंडिया। तो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में आती है
हम लोग पहले किताबों में शायद पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला फैक्ट्री है वो सूरत में बनाया गया, जो कि गलत है। हम लोग अब उसको नहीं पढ़ेंगे। वो 1608 में सूरत में आते हैं, है ना। लेकिन उनका जो पहला फैक्ट्री जो बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में कहां पर बनता है? मसलीपट्टनम, जो कि कहां है? आंध्र प्रदेश में। 1611 में मसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पहली कंपनी का गठन होता है और सूरत में दूसरी फैक्ट्री का गठन होता है 1612 ईस्वी में। सूरत में दूसरी फैक्ट्री का गठन कब होता है? 1612 ईस्वी। और देखिए उस समय बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग इंडिया में आए व्यापार करने के लिए, लेकिन वो बहुत दिनों तक रह नहीं पाए, टिक नहीं पाए। उसको कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध में हराकर वापस भेज दिया। तो इसी प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होता है 1612 ईस्वी में, बैटल ऑफ स्वाली। जरा लिखूं, बोर्ड इतना छोटा है ना कि कौन सा युद्ध होता है? 1 सेकेंड। बैटल ऑफ SWALLEY, स्वाली, है ना। इस स्पेलिंग एरर हो तो थोड़ा माफ कीजिए, है ना। और ये जो जगह है कहां पे है? सूरत में, है ना। कब होता है? 1612 ईस्वी में, बैटल ऑफ स्वाली। यह युद्ध पोर्तुगीज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्तुगीज को हरा देती है। अब देखिए जो 1612 ईस्वी का समय, उस समय क्या था? भारत में मुगल साम्राज्य चरम सीमा पर थे और यहां पर उस समय अकबर का बेटा जहांगीर का शासन कार्यकाल चल रहा था। तो जब स्वाली की युद्ध में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्तुगीज को हरा दिया, होता है ना कि ताकतवर लोगों पर, ताकतवर चीजों पर हमारा फोकस, हमारा ध्यान जाता है। तो वैसे ही जहांगीर का ध्यान ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जाता है कि अच्छा ये ताकतवर कंपनी आई है, और उसको वो प्रीफरेंस देना प्रारंभ कर देते हैं किसी भी चीजों में, है ना। तो देखिए 1612 में युद्ध होता है और 1612 ईस्वी में ही, 1612 ईस्वी में ही एक थॉमस रो नाम का व्यक्ति जहांगीर के दरबार में आता है। थॉमस रो नाम का व्यक्ति जहांगीर के दरबार में आता है, इसलिए आता है वो सूरत में व्यापारिक संधि का अधिकार प्राप्त लेने के लिए। किससे? जहांगीर से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहांगीर ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रीफरेंस देना प्रारंभ कर दिया, तो उसने यह अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। देखिए यहां से पहला अधिकार प्रारंभ हुआ है। अब उनको इतने अधिकार मिल जाएंगे कि वो भारत में राज करना प्रारंभ कर देगा। तो हम लोग पूरा तो नहीं पढ़ेंगे क्या हुआ बीच में, हम लोग सीधा इसके बाद देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और हम भारतीयों के लिए, जिसने यह निर्णय कर दिया कि आने वाले अगले कुछ सालों तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन रहने वाला है। तो वह जो युद्ध थे, पहला बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का विजय होता है। वैसे ही बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों का विजय होता है। और यह दोनों युद्धों में विजय के बाद एक ट्रीटी, एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। और उस समय मुगल शासक शाह आलम होते हैं। तो शाह आलम के द्वारा 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे देते हैं। देखिए एक व्यापारिक कंपनी व्यापार करने के लिए आई, अब उनको दीवानी अधिकार मिल जाता है। और दीवानी अधिकार का मतलब समझ रहे हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली
रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। मतलब अब वो भारत के लोगों से टैक्स भी वसूलेंगे, रेवेन्यू भी वसूल करेंगे और यहीं से पैसे कमाएंगे। पहले क्या था कि जो कंपनी थी वो अपना इंग्लैंड ब्रिटेन से गोल्ड गोल्ड यहां लाती थी और यहां से व्यापार करके जो भी मसाले हो चाय हो वो वापस ले जाती थी। लेकिन अब 1765 ईस्वी के बाद से बिल्कुल चेंज हो गया। अब वो यहां आकर पैसे भी कमाने लगे और यहां से वो पैसे कमाकर वापस ब्रिटेन में ले जाएंगे। देखिए उनको 1765 में अधिकार मिल गया रेवेन्यू कलेक्ट करने का, साथ ही साथ वो भारतीयों से उपहार भी लेना प्रारंभ कर दिए, रिश्वत लेना प्रारंभ कर दिए और इतने सारे पैसे लेकर वो वापस ब्रिटेन इंग्लैंड जाते थे और वहां वो राजा की जिंदगी जीने लगे। तो जब ब्रिटेन के मोनार्क ने देखा कि ये इंडिया से आकर यहां राजा की जिंदगी जीने लगे हैं और ये मनमाना पूर्ण रवैया अपनाने लगे हैं, तो उन्हें लगा कि इन्हें अब रेगुलेट करने की आवश्यकता है, इन्हें रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी है अब। तो तभी से 1765 के बाद ही आता है ना 1773, और 1773 ईस्वी से ही उन्होंने रेगुलेशन प्रारंभ कर दिया। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो वहीं से हमारा पहला एक्ट स्टार्ट होगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और देखिए यह इस एक्ट का एक संवैधानिक महत्व है। कहते हैं ना कोई भी चीज जब प्रारंभ करते हैं, जैसे मैं ही बता दूं, मैं आज पहला लेक्चर मेरा होने वाला है, तो मैं भी मेरे लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। तो उसी प्रकार यह जो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। किसके लिए? दोनों के लिए, ब्रिटिश क्राउन के लिए, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी। क्योंकि ब्रिटिश क्राउन वो जो पहली बार रेगुलेट करने जा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली बार रेगुलेट होने जा रहे थे, जिसने आज तक मनमाना रवैया अपनाया, और उन्हें कोई रेगुलेट करे तो भला अच्छा लगेगा? अच्छा लगे ना लगे, वो तो प्रारंभ कर दिया, है ना। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ बिंदु, जितने भी एक्ट आए हैं ना, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसे हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में उस बिंदु से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोई भी एक पॉइंट उठा दिया कि यह किस अधिनियम से लिया गया है, तो आपको इसके बारे में जानकारी रखना अनिवार्य है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से। क्या है ना, मेरे पास बोर्ड छोटा है तो मैं बोर्ड में नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया मेरे ऑडियो पर ध्यान दें, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें। मैं धीरे धीरे जब बोर्ड बड़ा होगा ना तो मैं इस पर लिखूंगा, इस पर सारा पहले से लिखा होगा, मैं उसमें बताऊंगा, आप लोगों को उसमें ज्यादा सुविधा होगी। लेकिन असुविधा के लिए खेद है, और मेरे आवाज पर फोकस करें आप लोग। तो देखिए 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसका महत्वपूर्ण सबसे पहला बिंदु क्या था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, बंबई एवं मद्रास, तीनों में अलग अलग गवर्नर होते थे। तो जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को सुपीरियर बना दिया गया, सारा पावर बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया, और इसके अंदर मद्रास और बंबई के गवर्नर आने लगे, इनका रिप्रेजेंटेटिव हो गए वो। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति वारन हेस्टिंग हुआ। ये भी क्वेश्चन आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो वारन हेस्टिंग हुआ। देखिए आज का जो प्रधानमंत्री है, वैसे उसमें ऐसा कोई भी पद नहीं होता था, लेकिन मैं बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बस कोरिलेट कर रहा हूं मैं कि आज का जो प्रधानमंत्री है, तो इसके सहायता और सलाह के लिए मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद है। उसी प्रकार जब ये गवर्नर जनरल थे, उनके भी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, और जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 सदस्य उसमें होते थे कार्यकारिणी परिषद में। तो ये पहला बिंदु में ये था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग हुए, और उनके सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। पॉइंट नंबर 2,
1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश साथ ही साथ 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और जो पहला मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा एम्पे था। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जब रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिला तो उसके बाद भारतीयों से उपहार लेना, रिश्वत लेना सभी प्रारंभ कर दिए। तो इस एक्ट के तहत इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया कि कंपनी को निजी व्यापार करना, भारतीयों से उपहार लेना और रिश्वत लेना, इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यह 3 महत्वपूर्ण बिंदु है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का। अब इसके बाद हम 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखेंगे। 1773 ईस्वी का जो एक्ट था, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गया था, जिसके लिए 1781 ईस्वी में एक एक्ट आया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख तुम बोल कितने ईस्वी का? 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें कुछ संशोधित करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी का आया। तो इसके बाद ही आया था वो अधिनियम, कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। देखिए, इसका नाम पिट्स इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स थे, उन्हीं के नाम पर 1784 ईस्वी का जो एक्ट है उसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। अब इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं क्या क्या है? सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया 1773 में कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे, तो 1784 ईस्वी में उसे घटाकर 3 कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4 से 3 कर दिया गया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट वो दूसरा है कि इसमें कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य को पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और प्रशासनिक कार्य को अब नियंत्रण किया जाने लगा। कैसे? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया प्रशासनिक कार्य को नियंत्रण करने के लिए, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे और 6 के 6 सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट से होते थे। और इसको कंट्रोल करने के लिए भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया, जिसमें 24 मेंबर्स होते थे और सारे 24 मेंबर्स कंपनी के हुआ करते थे, है ना। तो प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण के लिए मैं इसको लिखूं एक बार। प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण के लिए देखिए, ब्रिटिश क्राउन गठन करते हैं ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जिसमें 6 मेंबर्स होता है। 6 का 6 क्या होता है? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से होते हैं। और इसको रेगुलेट करने के लिए भारत में किसका गठन होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, जिसमें 24 मेंबर्स होते हैं और ये सारे मेंबर्स कंपनी के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था 1884 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। अब देखिए, इसके बाद और भी बहुत सारे अधिनियम आए, लेकिन हम लोग सारे अधिनियम को नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, इतिहास का विषय है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के दृष्टिकोण से वही पढ़ेंगे। वैसे इसके बाद हम 1813 का अधिनियम पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन हम उसको उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके लिए हम उसको बताएंगे। तो देखिए, 1813 ईस्वी का जो एक्ट था उसका 3 महत्वपूर्ण बिंदु था। सबसे पहला, जो कंपनी का जो मोनोपोली है, व्यापारिक एकाधिकार जो था, उसको समाप्त कर दिया गया 2 चीजों को छोड़कर, चाय और चीन देशों के साथ, नंबर 1। दूसरा जो था, जो ईसाई मशीनरी थे उसे धार्मिक प्रचार करने का अधिकार दे दिया गया भारत में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, जिसके लिए मैंने इसको बताया, वो ये था कि सालाना भारतीयों के लिए 1 लाख रुपये शिक्षा के लिए प्रदान किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट। और कैसी शिक्षा? तो वेस्टर्न एजुकेशन। आज हम और आप जो इंग्लिश बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बस उसी शिक्षा के कारण, उसी के कारण हम समझ पा रहे हैं। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने 1813 का एक्ट को बताया। अब देखिए, इसके बाद 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसका मुख्य बिंदु क्या है? सबसे पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए, पहले प्रॉपर बंगाल था, अब पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब से? 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट से। और पहले जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए, और इन्हें असीमित अधिकार दे दिया गया, बहुत सारे अधिकार दे दिए, सारे अधिकार दे दिए गए। और उसमें जो भी मद्रास एवं बंबई के गवर्नर थे, उनके पास जो भी लेजिस्लेटिव अधिकार थे, राइट थे, सारा उनको उनसे वंचित कर दिया गया। और सारा अधिकार किसके पास है अब? सिर्फ और सिर्फ भारत के गवर्नर जनरल, इस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास सारा अधिकार था। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और 1833 ईस्वी का जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार्यकारिणी परिषद में पहले 1773 में 4 सदस्य था, 84 में घटाकर 3 कर दिया गया। अब पुनः 1833 ईस्वी का एक्ट के तहत 3 सदस्य से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। और चौथे जो सदस्य थे वो विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। आप लोग भली भांति परिचित होंगे लॉर्ड मैकाले से। तो चौथा सदस्य किसको बना दिया गया? लॉर्ड मैकाले को बना दिया गया। देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, भले वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था उस समय, बिना किसी भेदभाव का, शासकीय सेवा में बिना किसी भेदभाव का नियुक्ति का प्रावधान किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण से वहीं रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया 1833 में, नहीं हुआ फिर वो। तो इसमें वही 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट के बारे में। देखिए, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था, इसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, और यहीं से विधान पार्षद का गठन होता है। और ये विधान पार्षद उस समय एक छोटी संसद के रूप में कार्य करती है। 1853 ईस्वी में विधान पार्षद एक छोटी संसद के रूप में कार्य करती है। सबसे पहला पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। और इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था, शासकीय सेवा में बिना किसी भेदभाव की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, और सिविल सेवा में भारतीयों के भी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और सबसे जो पहले भारतीय थे आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो सबसे पहले आईसीएस अधिकारी बने थे। लेकिन उस समय क्या था, वो एग्जाम भारत में ना होके वो एग्जाम इंग्लैंड में ही होता था। तो जिसमें भी योग्यता थी वो इंग्लैंड में जाकर एग्जाम देते थे और सिविल सेवा के अधिकारी बनते थे। तो यह अधिकार दे दिया गया भारतीयों को भी 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। अब देखिए, हम लोग जो भी एक्ट के बारे में पढ़े, उसमें क्या था कि 20-20 साल के अंदर एक्ट आते थे। जैसे मैंने एक नहीं बताया, 1793 था, उसके बाद 1813 में आया, फिर 1833 में आया। तो एक एक्ट आने के बाद 20 साल तक वो रहता था उसका, है ना, और उसके बाद 20 साल के बाद पुनः एक्ट आता था। लेकिन 1853 के बाद क्या हुआ, इसमें कहा गया कि कंपनी की शक्ति कभी भी समाप्त हो सकती है। कंपनी की शक्ति कभी भी समाप्त हो सकती है। इसके लिए कोई 20 साल का रूल नहीं था। तो यह प्रावधान किया गया कि कंपनी की शक्ति कभी भी समाप्त की जा सकती है, और समाप्त हो ही गई। 1857 में फिर सिपाही म्यूटनी होती है, सिपाही विद्रोह होता है। फिर 1858 में सारा पावर कौन ले लेता है? ब्रिटिश क्राउन, और वहां से वो सीधा भारत पर शासन को नियंत्रित करता है, ना कि कंपनी को शासन चलाने के लिए। कंपनी जो मीडिएटर के रूप में था, उसे 1858 में बिल्कुल खत्म, समाप्त कर दिया जाता है। और जो ब्रिटिश क्राउन थे वो भारत में शासन करने के लिए, भारत में शासन चलाने के लिए अब सीधा रूल बनाते हैं। और उसके बाद हम इस वीडियो में यहां तक ही देखेंगे। 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जहां पर जो कंपनी के द्वारा रूल बनाया जाएगा वो सीधा भारत में शासन करने के लिए बनाया जाएगा। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा 3-4 एक्ट, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं वो। तो मैंने शायद उसको नोट कर रखा है,
मैंने उससे बताता हूं आपको कि कौन क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? नंबर 1, किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? नंबर 2, किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया? नंबर 3, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? नंबर 4, किस अधिनियम के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया? नंबर 4, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत और कब की गई? ये 5 क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके बाद हम बहुत ही जल्दी, रोज तो नहीं कहेंगे, एक दिन बाद, एक दिन छोड़कर एक दिन, या हो सकता है कभी कभी रेगुलर भी वीडियोस लेक्चर देखने को मिल जाए आप लोगों को। तो अगले दिन से अब हम लोग रेगुलर रहेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।